Okay, on chapter 9, second year chemistry, that is organic compounds with oxygen containing functional group. ये चैप्टर लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था और इसमें अल्कोहल्स को स्टार्ट किया था. अल्कोहल में फर्स्ट अल्कोहल जो था आपका दैट इज़ मिथानॉल, एंड इट वाज नॉट वेरी मच फेमस इन द वर्ल्ड. उसको हमने डिस्कस किया था मिथानॉल या मिथाइल अल्कोहल को, और छोटा सा टॉपिक था वो. और उसका जो बड़ा टॉपिक है वो है दैट इज़ द सेकंड अल्कोहल जो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, इथाइल अल्कोहल, या जिसको हम कहते हैं इथानॉल. एंड इट इज़ द मोस्ट फेमस अल्कोहल ऑल ओवर अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, दुनिया जिसको अल्कोहल कहती है ना, अगर आप कॉमन एक लेमैन से आप पूछोगे भी अल्कोहल क्या चीज़ है, तो आम इंसान आपको पता है कि अल्कोहल वो चीज़ जो हराम है, अल्कोहल वो चीज़ जो अगर कपड़े पे लग जाए तो कपड़े नापाक हो जाए, अल्कोहल वो चीज़ जो शराब है, अल्कोहल वो चीज़ जो कि नशा क्रिएट करती है, अल्कोहल वो चीज़ जो कि आपको नींद या क्रिएट करती है. तो वो नॉर्मली जो अल्कोहल कह रहे होते हैं ना लोग, ले मैंने काम इंसान कॉमन पर्सन, वो असल में केमिस्ट्री में हम उसको इथाइल अल्कोहल कह रहे होते हैं. क्योंकि हम अल्कोहल को जस्ट शराब नहीं कहते, हमारे नज़दीक अल्कोहल एक पूरी एक सीरीज ऑफ कंपाउंड है. मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, एक्साइल अल्कोहल, बहुत सारे. हम सिर्फ इसको अल्कोहल नहीं कहते, हम सभी को अल्कोहल कह रहे होते हैं. लेकिन आम इंसान जब अल्कोहल कहता है तो वो सिर्फ इसको कहता है और किसी को नहीं कहता. ठीक है, एक आम इंसान जो कॉमर्स का या आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो अल्कोहल उसके नज़दीक क्या है, शराब. ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि वो कंप्लीटली इथाइल अल्कोहल है. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन की बात सबसे पहले अगर हम करें तो फॉर्मूला सब जानते हैं, C2H5OH सेकंड मेंबर है होमोलोगस सीरीज के अंदर. स्ट्रक्चर की बात की जाए तो C2H5 देन OH कंपाउंड, ये यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप OH इसके साथ अटैच है, हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है फंक्शनल ग्रुप. कॉमन नेम क्या है इसका, इथाइल अल्कोहल, चूंकि अल्काइल अल्कोहल के नाम से हम अल्कोहल्स की कॉमन नेमिंग कर रहे होते हैं. IUPAC नेम इसका है इथानॉल. ठीक है, अल्कानॉल के लिहाज से हम इसको कर रहे होते हैं, ओल इसका सफिक्स होता है. और कमर्शियल नेम, कारोबारी नाम, या दो नाम इसके कमर्शियल नेम है, या तो सिर्फ अल्कोहल कह दें आप तो लोग समझ जाएंगे कि इथाइल अल्कोहल है. सिर्फ अल्कोहल भी बोल दोगे ना जाकर तो लोग उसको मिथाइल अल्कोहल नहीं समझेंगे, इथाइल अल्कोहल समझेंगे. हम मिथाइल अल्कोहल जाकर खरीदना है तो स्पिरिट बोलना पड़ेगा, लास्ट क्लास में उन्होंने पढ़ा था. फिर अल्कोहल मानेगा ही नहीं कोई उसको, मतलब एक बड़ी आबादी दुनिया की नहीं मानेगी अल्कोहल है. बोलेंगे क्या हो गया, अल्कोहल तो शराब होता है, ये तो स्पिरिट है, वो हम उनको नहीं पता ये मिथाइल अल्कोहल है. ठीक है, तो ये मैं कमर्शियल नेम की जब बात करें या तो सिर्फ अल्कोहल कह दो या ग्रेन अल्कोहल कहते हैं. ग्रेन मतलब होते हैं अनाज, क्योंकि अनाज से पैदा होता है इस वजह से इसको हम ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो डिस्कस करेंगे और वाहिद चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल या इथानॉल. इथानॉल की इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन. सो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंडस्ट्रीज में हम इथाइल अल्कोहल को कैसे प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, सो दो प्रोसेस है इंडस्ट्रीज में और दोनों प्रोसेस फर्मेंटेशन के थ्रू है. एक फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च, एक फर्मेंटेशन ऑफ मोलासिस है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डील विद टू वर्ड्स, फर्मेंटेशन एंड स्टार्च. इन दोनों के क्या मतलब होते हैं. फर्मेंटेशन का वर्ड इंटर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए तो शायद कुछ नया हो, बट ये जो है वो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स पहले से जानते हैं, है ना. एनारोबिक रिस्पायरेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट इज फर्मेंटेशन. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रिस्पायर करते हैं जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम फर्मेंटेशन के तौर पे कहते हैं. तो फर्मेंटेशन, फर्मेंट एक वर्ड से निकला है. फर्मेंट के मतलब होता है बॉयल, लैटिन वर्ड है, लातीनी जबान का वर्ड है, इसके मतलब होता है बॉयल. क्योंकि जब ये प्रोसेस होता है तो सोल्यूशन बॉयल होता हुआ फील होता है, बुलबुले निकल रहे होते सोल्यूशन के अंदर से, तो ऐसा लगता है कि ये जो है वो सोल्यूशन जो है वो बॉयल हो रहा है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, बॉयल अप का अमल या बॉइलिंग का अमल. उर्दू में इसको अर्क रीजी कहते हैं, अर्क निकालने का अमल. फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है. बायोकेमिकल रिएक्शन एक ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ अटैच हो जाती है आके, उसको कहते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन. क्योंकि ये एक ऐसा रिएक्शन है जो किसी एंजाइम की प्रेजेंस में होता है, और एंजाइम्स को बायोलॉजी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग वाले नहीं पढ़ते हैं. एंजाइम्स क्या होता है, खामरे उर्दू में कहते हैं, दे आर एक्चुअली द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. ये बायो कैटलिस्ट होते हैं, किसी भी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं या स्लो कर सकते हैं. और ये एक्चुअल में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये बायो कैटलिस्ट होते हैं और असल में ये माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट या स्लो कर देते हैं, जैसे ईस्ट वगैरह हो गया. ठीक है, और हमारे बॉडी के अंदर ना जाने कितने एंजाइम्स हैं जो कि एक्शन में होते हैं. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो कि डाइजेशन में मदद दे रहे होते हैं, डाइजेस्ट कर रहे होते हैं फूड को, आखिरकार जो पूरा डाइजेशन का अमल चल रहा होता है. तो बहुत से एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर एक्शन में होते हैं. तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एक्चुअली दे आर बायो कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं. और इसी एंजाइम को यूज़ करके अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन है, क्योंकि हमने बायोलॉजी के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर लिया है केमिकल रिएक्शन करने के लिए. तो फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो एक मुसलमान साइंसदान अबू मूसा अल राजी ने बताया था.
9th क्लास में आपने एक लाइन सिर्फ पढ़ी थी कंट्रीब्यूशन में, अल-राज़ी वॉज द फर्स्ट टू प्रिपेयर अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च। ये एक लाइन लिखी हुई थी 9th क्लास में कि अल-राज़ी वो पहले साइंसदान थे दुनिया के जिन्होंने स्टार्च की फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाया था। अब 9th क्लास में हम इतना नहीं जानते थे क्या है फर्मेंटेशन और क्या है स्टार्च, एक लाइन याद करनी होती थी बस, जाबरी बेनयान, अल-राज़ी, इस तरह से कुछ। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे उस एक लाइन को कि कैसे अल-राज़ी ने स्टार्च की फर्मेंटेशन करके अल्कोहल को बनाया था। एंड दिस इज द मेथड एंड दिस आई एम टेलिंग यू अबाउट द $1 billion बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द क्रिएशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल या जिसको हम नॉर्मल से बात है ना ग्रेन अल्कोहल, इसी को हम लोग जो है नॉर्मली शराब कहते हैं, ठीक है। एंड ये $1 billion इंडस्ट्री, अगरचे हराम है ये इंडस्ट्री, ठीक है, बट दुनिया भर में ये $1 billion एक इंडस्ट्री है, ठीक है। बहुत लोग इससे पैसा कमाते हैं और हम उस पूरे प्रोसेस को आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से शराब को बनाया जाता है, हाउ द अल्कोहल्स आर प्रोड्यूस्ड। और इसलिए पढ़ने का मकसद जाहिर सी बात है सिर्फ ये है कि हमें एग्जाम में नंबर चाहिए, पेपर में आते हैं तो उसके लिए पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हमें इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और अगर बना भी लें तो उसका मकसद ये होना चाहिए कि उसको हम मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करें और उसको दवाइयों में इस्तेमाल करें, चूँकि आप जानते हैं खांसी के शरबत वगैरह के अंदर भी, कफ सिरप वगैरह में भी अल्कोहल होता है, बहुत सारे होम्योपैथिक दवाइयों के अंदर अल्कोहल होता है, ठीक है। तो उस सूरत में तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एज अ बेवरेज, एज अ शराब के तौर पे इसको इस्तेमाल करना सख्ती से मना है ना। इस्लाम में बिल्कुल जो है वो सख्ती से मना है कि शराब जो है वो उसको बनाया जाए। यहाँ तक कि शराब बनाने की नीयत से जो अंगूर का पौधा भी उगाया जाएगा तो फिर वो हराम होगा, उस पौधे को जो पानी देगा माली वो भी हराम काम कर रहा होगा, क्योंकि नीयत ये है कि उस अंगूर के पौधे से जो अंगूर निकलेगा उसको हम कशीद करके उससे हम शराब बनाएंगे। तो हल्की सी नीयत भी शामिल हो जाए ना अगर हराम काम की, तो सूरत में फिर वो पूरा का पूरा काम हराम हो जाता है। तो हमारा मकसद ये है आज के पढ़ने का कि हम इसको जो है वो किस तरह से पेपर में आएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से हम इसको पढ़ेंगे शराब को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन से बनाया जाता है। फर्मेंटेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो कि एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटलिस्ट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है असल में। फर्मेंट एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है बॉयल, चूंकि सोल्यूशन बॉयल हो रहा होता है उसमें ऐसा लग रहा होता है, इसलिए फर्मेंटेशन कहते हैं। और इसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट को अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन चीजें मौजूद होती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। किसी भी कार्बोहाइड्रेट को हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोसेस। तो आज हम कन्वर्ट करने वाले स्टार्च को, स्टार्च इज एक्चुअली अ बायो कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के बारे में चैप्टर 10 में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। वरना यूट्यूब पे मेरा लेक्चर केमिस्ट्री ऑफ लाइफ चैप्टर 10 पहले मैंने एप्टीट्यूड के लिए बनाकर रखा हुआ है, तो वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स को। यहाँ मैं थोड़ा सा बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल वालों ने चैप्टर 2 बायोमोलिक्यूल्स में इसको पढ़ के रखा होगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दे आर मतलब स्टार्च क्या होता है? पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। पॉलीसैकेराइड असल में पॉलीमर्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर जब एक बड़ा एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट कहलाएगा। तो उनमें सबसे फेमस आपके पास पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो होता है स्टार्च, जिसका फॉर्मूला C6H10O5 होता है और उसमें N भी लगा देते हैं बिकॉज इट इज़ अ पॉलीमर। क्योंकि ये एक पॉलीमर है तो पॉलीमर्स में हम नॉर्मली N लगा देते हैं जब हम उसको लिखते हैं। तो स्टार्च क्या होता है जिसको निशास्ता उर्दू में हम कहते हैं? ये बहुत सारी चीज़ों पर ऑब्टेन होता है, खास तौर पर अनाज से आपको हासिल होता है। ये राइस एंड पोटैटो आर द रिच सोर्सेज ऑफ स्टार्च। राइस से और पोटैटो से हासिल होता है, ठीक है। राइस की अगर हम बात करें, चावल की बात करें, तो चावल को जब आप बॉईल करते हैं ना, चावल को बॉईल करने के बाद क्या होता है कि उसमें से उसके जो है वो कह लो कि पल्प निकल जाता है बाहर, गूदा, जिसको हम बिहारी में तो बोलते हैं माड़, पता नहीं अब उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, हम उसको माड़ कहते हैं कि वो माड़ निकल जाता है, ठीक है। उस माड़ को फिर हम क्या करते हैं, उसको नॉर्मली हम पसा देते हैं, उसको हम मतलब वो फ्लश कर देते हैं, आउट कर देते हैं। बहुत सारे लोग बीमारी वगैरह में, कमजोरी में उसको खाते भी हैं, मतलब उसको ना पीते भी हैं, और बहुत एनर्जेटिक होता है। वजह ये होती है, अच्छा बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपको जो है वो रोटी खाना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। वजह क्या है कि रोटी के अंदर का स्टार्च आप टोटली यूज़ कर लेते हो, लेकिन जो आटे के अंदर जो स्टार्च, वो जो चावल के अंदर जो स्टार्च होता है ना, वो आप फ्लश कर देते हो, मतलब आप उसको जो है वो सिंक आउट कर देते हो, आप फेंक देते हो उसको, जो उसके काम की चीज़ है स्टार्च, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, और जो रफेज उसका बच जाता है ना वो आप खा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि चावल मुजरे सेहत है, क्योंकि चावल, अच्छा गीले चावल कोई भी नहीं खाता, जिसको हम लोग बिहारी में गुलहत्ती कहते हैं, ठीक है। गीला चावल कोई भी नहीं खाता, ठीक है। हम लोग सारे सूखे चावल खाते हैं। सूखा चावल से मुराद है कि बिल्कुल अगर ज़रा सा भी गीला हो तो लोग खाना ही पसंद नहीं करते उसको, है ना। बिल्कुल उसका माड़ जो है बिल्कुल उसको सूखा दो, बिल्कुल चावल बिल्कुल अलग अलग दाने दिखेंगे तो खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। तो वो बिल्कुल बेकार चावल है, क्योंकि आपने उसका मेन जो
थी ना न्यूट्रिएंट, जो न्यूट्रिशन उसके अंदर जो क्या था, स्टार्च, वो आपने निकाल दिया। तभी तो डॉक्टर, हाँ अगर खाना ही है चावल तो आप माड़ के साथ उसको खाएं, तब वो फायदेमंद भी होगा, वरना फिर वो सिर्फ चावल खाना सूखा बेकार है। वो आपके वेट तो गेन करवा देगा लेकिन आपको एनर्जी नहीं देगा। सही है, ये डॉक्टर्स इसलिए बड़े मना करते हैं, बीमारियों वगैरह में भी मना करते हैं, चावल नहीं खाए, रोटी खाएं, बुखार हो जाए कुछ इस तरह से। तो स्टार्च क्या चीज़ होती है, या तो चावल के अंदर है या तो फिर आलू के अंदर है, और बाकी तमाम ग्रेन्स के अंदर मौजूद होता है। C6H10O5 इसका फॉर्मूला होता है। ये मतलब बनेगा कब, कैसे लेना है, सिंपल सी बात है कि चावल को आपने जो है वो उबाल दिया, उबालने के बाद जो उसका जो है वो विस्कस सा लिक्विड बन गया, जो उसको पल्प जिसको कह रहे हैं, तो वही कहलाते हैं स्टार्च। ये आप आलू के साथ कर सकते हैं, आलू को भी, जो आलू को उबाल दिया जाए तो उसका भी पल्प बाहर आ जाता है, तो उसका जो पल्प होता है तो वही स्टार्च है। अब आलू से भी बना सकते हैं, स्टार्च से। अच्छा, स्टार्च से जब भी हम बनाते हैं ना, तो इस प्रोसेस से जब भी हम अल्कोहल बनाएंगे तो उसको बेवरेज शराब के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा सेकंड एक प्रोसेस मोलेसिस से भी हम बनाएंगे, लेकिन मोलेसिस से जो हम बनाते हैं ना, मोलेसिस आगे मैं बताऊंगा, तो उसको हम पीने के पर्पस के लिए कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन जो शराब पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको हम हमेशा स्टार्च से ही बनाते हैं। इस कार्बोहाइड्रेट वो स्टार्च ग्रेप से भी आ सकता है, अलग अलग जगहों से आता है। अब डिफरेंट अल्कोहल्स के नेम बन जाते हैं, ब्रांड नेम्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर ग्रेप्स में से, अगर ग्रेप से हासिल कर लिया जाए तो वाइन कहलाते हैं, फिर वो देन दिस इज कॉल्ड अ वाइन। ठीक है, फिर उस टाइप ऑफ हम अल्कोहल को वाइन कहते हैं। इस तरह से अगर आप जो है वो, अगर राइस से अगर कोई इंसान हासिल कर रहा है तो उसको विस्की कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड अ विस्की, इट इज आल्सो एन अल्कोहल। और अगर पोटैटो से हासिल कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड वोडका, फिर उसको वोडका कहते हैं। वोडका, विस्की, वाइन, दे ऑल आर द टाइप्स ऑफ बेवरेज और अल्कोहल, बट डिपेंड करता है कि आपने उसका सोर्स क्या इस्तेमाल किया है, सोर्स के डिपेंड करता है। यस, नहीं वो नीट और वो आगे मैं डिस्कस करूंगा, यहां पर मैं बताऊंगा उसमें क्या चीज होती है। वो नीट अल्कोहल क्या होता है, सोडा अल्कोहल क्या होता है, वो आगे बताता हूं। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला C6H10O5 होता है, और ये पोटैटो या राइस में बड़ी मिकदार में पाया जाता है। तो मैं यहाँ पर राइस को इस्तेमाल कर लूँगा बनाने के लिए कि चावल से किस तरह से शराब बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोसेस में क्या होगा बच्चों के, हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, जब हम उसको पहले कन्वर्ट करेंगे ओलिगोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में जिसमें 2 शुगर यूनिट होते हैं, उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट में जो सिंगल शुगर यूनिट पे होता है। मतलब एक तरह से डिकम्पोजिशन हो रही होगी, एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे से छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो रहा होगा, यहाँ तक कि फाइनली हमें अल्कोहल हासिल होगा। ये मैं सेंट्रल आइडिया बता रहा हूँ कि करने वाले क्या है हम। ठीक है, एक एक करके प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये प्रोसेस ना ऑटोमेटिकली नेचर का प्रोसेस है, ये खुद ब खुद भी हो सकता है। ये प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब अगर आपको जल्दी करना है तो फिर आप उसको यूज कर लो इस प्रोसेस को, वरना नेचर खुद ब खुद अपना काम अपने आप करती है। मिसाल के तौर पे पोटैटो के अंदर जो है वो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, यकीनन होता है, स्टार्च होता है। वही पोटैटो पड़ा रहे, पुराना हो जाए, 6 महीना 7 महीना पुराना आलू जिसको हम बोलते हैं, वो मीठा टेस्ट का होता है। पुराना आलू मीठा होता है, नया आलू नमकीन होता है ना, महंगा आता है नया आलू, सिंपल है, आपको पता है। क्योंकि पुराने आलू में क्या होता है, वो पॉलीसेकेराइड ओलिगोसेकेराइड में, सक्रोज में, शुगर में चेंज हो चुका होता है, इसकी वजह से टेस्ट मीठा हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना पुराना आलू मना करती हैं अम्मी, भाई नया आलू लेकर आना, मार्केट से पुराना आलू लेकर नहीं आना, क्योंकि पुराना आलू में ये कन्वर्जन हो चुकी होती है, या नेचर अपने आप कर रहा होता है ये खुद ब खुद। ठीक है, इस तरह से कहा जाता है ना कि जो सड़े हुए अंगूर खाना इस्लाम में मना करार दिया गया है कि अंगूर अगर सड़ जाए तो उसको ना खाएं, चूंकि उसमें नशा तारी हो जाता है उससे। वजह क्या होती है, चूंकि अंगूर अगर काफ़ी लंबे अरसे तक पड़ा रहे तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑटोमेटिकली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मना किया जाता है सड़े हुए अंगूर या सड़ा हुआ खजूर उसको नहीं खाना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर से ही शराब बनती है। तो ये नेचर का अपना प्रोसेस है, अगर आप नहीं भी करोगे तो वो खुद ही हो जाएगा टाइम लैप्स के बाद। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे भाई, स्टेप्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं कि राइस अगर हम इस्तेमाल कर लें स्टार्च के तौर पे तो किस तरह से अल्कोहल बनाया जाएगा। पहला स्टेप हमारे पास होगा, राइस इज बॉइल्ड विथ वाटर टू ऑब्टेन अ पल्प, स्टार्च। ठीक है, पल्प माड़ जिसको मैं कह रहा हूँ वो निकल जाएगा उसके अंदर से। बाकी चावल को इस्तेमाल नहीं करना है, जो सॉलिड चावल है उसको हटा दो, जो लिक्विड में विस्कस लिक्विड जो बचा हुआ है वो यूज करेंगे। स्टेप 2 में माल्ट या जर्मिनेटेड बार्ले इज एडेड टू पल्प। अब एंजाइम ऐड करना पड़ेगा उसमें ताकि जल्दी से जो है वो कन्वर्जन डिकम्पोजिशन होने स्टार्ट हो जाए। उसके लिए हम माल्ट इस्तेमाल करते हैं। माल्ट क्या चीज होती है, माल्ट इज एक्चुअली द जर्मिनेटेड बार्ले। बार्ले मतलब होता है जौ का पानी, आपने सुना होगा, इसी को माल्ट या बेयर भी कहा जाता है। ठीक है, तो जर्मिनेटेड बार्ले जौ होता है, जौ एक तरह का ग्रेन है, अनाज है। जौ को क्या करते हैं, धूप में सुखा देते हैं, सड़ा देते हैं, कहीं पे भी उसको खुली जगह पे हवा पे जाकर रख दो, कुछ दिनों के बाद क्या होता है वो सड़ सा जाता है, उसको जर्मिनेटेड बार्ले कहा जाता है, उसमें जर्म्स लग जाते हैं। वही जर्मिनेटेड बार्ले हम उसको शॉर्ट में कहा जाता है माल्ट। उससे बेयर डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जौ का पानी जिसको बेयर कहते हैं, लेमन माल्ट वगैरह इस तरह के होते हैं। तो इसी माल्ट को हम क्या करेंगे, जो सड़ा हुआ जौ है उसको हम डाल देंगे पल्प के अंदर। 1 चम्मच डाल देना होता है, 1 चम्मच आप उसको पल्प के अंदर, माड़ के अंदर डाल दें। अब होगा क्या कि उस माल्ट के अंदर से सेक्रेट हो गया एक एंजाइम जिसको डायस्टेज कहते हैं। एंजाइम्स की अपनी एक नोमेनक्लेचर होती है,
एंजाइम्स की अपनी नोमेनक्लेचर होती है, लाजमी लास्ट में एज लगा हुआ होगा उसके, ठीक है, एज तो लाजमी होगा, सुक्रेज, माल्टेज, डायास्टेज, जाइमेस, ठीक है, लाइपेज, हाइड्रोलेज, हाइड्रोजिनेस, बायोलॉजी को स्टूडेंट जानते हैं लाजमी एज लगा होता है उसके आखिर में। तो एज अच्छा ओज लगा हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट है, ओएसई लगा हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज, सक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज। ओज लगा हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट है और एज लगा हुआ है तो एंजाइम है। अच्छा एज से पहले जो वर्ड लगा होता है वो उसका सबस्ट्रेट होता है, जिस चीज पर वो अटैक करता है ना उसको, जैसे माल्टेज, माल्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो माल्ट पे अटैक करेगा, ठीक है, समझे मेरी बात को। तो ये एज जो लगा होता है वो तो इसकी अपनी सफिक्स है, और उससे पहले जो लगा होता है वो सबस्ट्रेट का नाम होता है, किस सबस्ट्रेट पर ही अटैक करने वाला है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो माल्ट से निकलता है एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं डायास्टेज, और डायास्टेज क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज क्या है, ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। मतलब आपने क्या करना है कि आपने एक मटका ले लिया, जैसे मिस्टर नॉर्मली जो कहा जाता है देसी तरीके से कि मटका ले लिया, और मटके के अंदर आपने पहले तो आपने उसके अंदर जो है वो माल डाल दिया, भले आधा मटका भर के, और उसमें 1 चम्मच आपने क्या डाल दिया भाई, वो बारले, जर्मिनेटेड बारले जिसको हम कहते हैं, सड़ा हुआ जौ, वो डाल के उसको क्या किया, ऊपर से पैक कर दिया। मतलब उसके ऊपर कपड़ा वगैरह लगा के, सूती कपड़ा लगा के उसको पैक कर देते हैं। नॉर्मली पैक करने के बाद उसको थोड़े हाई टेम्परेचर पर रखना होता है ना, तो हाई टेम्परेचर पर करने के लिए उसको जो है वो ज़मीन के अंदर दफना देते हैं, ज़मीन का गड्ढा खोद के उसके अंदर मटका डाल के उसको बंद कर दिया और उसको 10 दिन के लिए छोड़ देते हैं। अब उसके अंदर प्रोसेस चल रहा है ऑटोमेटिकली, ठीक है। और प्रोसेस क्या चल रहा है, ये मैं देसी शराब का तरीका बता रहा हूँ, नॉर्मली जो घरों पे या इधर उधर छोटे मोटे फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, ठीक है, हमारे औरंगी में हवा गोड़ पे बनता है इसी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि C6H10O5 की, ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, इसमें पानी ऐड किया गया, स्टार्च पल्प है ये, और जब उसको हम उसमें क्या होगा, माल्ट के अंदर से डायास्टेज निकलेगा, और डायास्टेज क्या करेगा, इस स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। माल्टोज एक जो है वो ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, C12H22O11 इसका फॉर्मूला होता है। अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये जो इसमें कन्वर्ट हो, ये तो सक्रोज का फॉर्मूला है, जो चीनी हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, ये तो उसका फॉर्मूला है शुगर का। तो माल्टोज एंड सक्रोज आर एक्चुअली द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर समझते हो ना, बोथ हैव सिमिलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अलग होगा, फॉर्मूला सेम है, तो ये माल्टोज है लेकिन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा उसके बाद, तो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 दिन के बाद जब हम उस मटके को निकालेंगे तो उसके अंदर से जो है वो मीठा सा उसका टेस्ट हो चुका होगा, क्योंकि राइस का माड़ का टेस्ट मीठा नहीं होता, लेकिन उसका टेस्ट मीठा हो चुका होगा बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ माल्टोज। उसको थोड़ा सा चखेंगे, अगर वो मीठा सा है तो उसके बाद फिर क्या किया जाएगा, उसके अंदर दूसरी चीज डाली जाएगी, ईस्ट डाल दिया जाएगा। ईस्ट इज आल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग जो है वो खमीर कहते हैं, यस खमीर कहते हैं। इसके अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, क्या करता है ये, फर्दर आगे रिएक्शन को आगे बढ़ा देता है। आपने कभी देखा होगा ना, आटे को खट्टा करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल, वो ईस्ट है। ईस्ट क्या कर देता है, आटे को खट्टा कर देता है। गुलगुला बनाने के लिए भी डाल लेते हैं कभी कभार, यस बिल्कुल, खमीरी आटा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बडिंग होती है इसके अंदर, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है और ये ग्रो कर रहा होता है, बहुत तेजी के साथ ये प्रोडक्शन होती है इसकी, है ना। ये पूरे बायोलॉजी में हम उसको डिस्कस करते हैं किस तरह से ईस्ट रिप्रोड्यूस होता है। तो ईस्ट को डाल दिया जाता है फिर माल्टोज के अंदर ना, ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट भी नॉर्मली दुकान से खमीर आपको मिल सकता है। तो क्या करता है, अच्छा ईस्ट सेक्रेट करता है एक और एंजाइम जिसको हम कहते हैं माल्टेज। चूंकि माल्टोज बन गया है तो माल्टेज क्यों कह रहे हैं, चूंकि एज तो लग गया इसकी वजह से एंजाइम के नाम पर, और माल्ट लग गया चूंकि माल्टोज पर अटैक कर रहा है ना, तो माल्टेज क्या करेगा भाई, वो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, वो ओलिगोसैकेराइड को और सिंपल शुगर में, मतलब मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रहा आपके पास माल्टोज, वाटर पहले से मौजूद है, आपने ईस्ट डाला, खमीर, और खमीर में से क्या निकला, एक और एंजाइम निकला माल्टेज। इस माल्टेज ने क्या किया, इसको फर्दर डिकम्पोज किया सिंपल शुगर में, और क्या बन गया, C6H12O6 जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, बैलेंस कर लिया उसको, ठीक है। देन उसके बाद अब जब ये ग्लूकोज बन जाएगा, अच्छा उसके बाद मतलब क्या करना है, ईस्ट डालने के बाद दोबारा जमीन में दफना दिया हमने ना। अब ईस्ट एक और एक एंजाइम सेक्रेट करेगा खुद ही, ठीक है, सेकंड एंजाइम सेक्रेट करेगा जिसको हम लोग कहते हैं जाइमेस। ये जाइमेस फाइनली क्या करता है, वो ग्लूकोज को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ये 6H21O6 है, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब ईस्ट में से जाइमेस निकलेगा, और वो जाइमेस इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इथेनॉल में, इथाइल अल्कोहल में, जिसको शराब कहते हैं, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से एवॉल्व होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, जब ये गैस बाहर निकलेगी ना, मतलब पहले सबसे पहले हमने क्या किया कि 10 दिन के लिए हमने पहले तो उसको रखा रहा फर्स्ट स्टेप में, फिर 10 दिन के बाद निकाला, फिर ईस्ट डाल के फिर छोड़ दिया, फिर 20 दिन के लिए छोड़ा, कंप्लीट 1 मंथ का प्रोसेस होता है। 20 डेज के लिए हमने छोड़ दिया, 20 डेज के बाद जब बाहर निकालेंगे ना, तो अब क्या होगा कि बुलबुले निकलेंगे उसके अंदर से ना, बुलबुले उसके अंदर से निकल रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बाहर आ रही होगी ना, तो वो बबल्स की सूरत में बाहर आ रही होगी। इसका मतलब हो गया कि आपका जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और रिएक्शन कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद फिर हम आगे फर्दर फिर प्रोसेस करते हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ किस तरह से।
तो ये जो प्रोसेस यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास 1 महीने के अंदर शराब बनेगा। लेकिन इस प्रोसेस को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। कहा जाता है जितना ज़्यादा शराब वाहिद चीज़ है अल्कोहल, जितनी ज़्यादा पुरानी होगी ना उतनी अच्छी और इतनी महंगी होगी। शराब की क्वालिटी में ये चीज़ है, चूँकि वो तो है ही सड़ी हुई चीज़, जितना ज़्यादा सड़ा दोगे उसको तुम उतना ज़्यादा वो अच्छा होगा। शैम्पेन वगैरह कहा जाता है कि शैम्पेन जो है वो दे आर द सालों तक 100 साल तक जो है वो रखे हुए होते हैं, 100 ईयर्स तक, तभी वो बहुत महंगी बोतल उसकी सिंगल आती है। तो वो इसलिए कहा जाता है कि जितना ज़्यादा पुरानी शराब है उतनी ज़्यादा अच्छी है, चूँकि उसके अंदर फर्मेंटेशन और ज़्यादा हुई भी होगी, उसके बहुत ज़्यादा फर्मेंटेशन हो चुकी होगी। अब अच्छा, अब डायरेक्ट अगर कोई इंसान उसको निकाल कर डायरेक्ट अगर खुदा न खास्ता कोई इंसान अगर पी ले, अभी इस वक्त जो बना इसको हम कच्ची शराब कहते हैं। और आपने अखबारात में पढ़ा होगा कच्ची शराब पीने से इंटीरियर से इनके अंदर 10 लोग टून हो गए या लंबे लेट गए, हलाक हो गए। कच्ची शराब इसको कहते हैं, इसलिए कहते हैं बिकॉज चूंकि इसके अंदर अभी भी पॉइजनस चीज़ें होती हैं। इसको फर्दर डिस्टिलेट करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं और डिस्टिलेशन करके इसमें से इथेनॉल को सेपरेट करते हैं। ठीक है, जब सेपरेट करते हैं तो फिर बन जाते हैं आपके पास, यस डिस्टिलेशन होगी ना इसके बाद, ये जो है ना अब इसमें इथेनॉल तो बन गया, बट इथेनॉल के अलावा इसके अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल इसके अंदर मौजूद होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको डिस्टिलेट करते हैं, इसके डिस्टिलेशन करते हैं और डिस्टिलेशन करने के बाद इसमें से जो है वो इथेनॉल को अलग कर लेते हैं, बाकी सारी चीज़ अलग हो जाती हैं। चूंकि इसके बॉइलिंग पॉइंट होती है ना 78 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, इस टेम्परेचर पर इसको डिस्टिलेट कर लिया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस मैंने इससे पहले आपको बता दिया किस तरह से होता है। तो 92 से 95% प्योर अल्कोहल जो आपका पास ऑब्टेन होता है ना, उसको हम कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। अच्छा, अब इसको फर्दर, अब इसके अंदर फिर भी जो है कुछ वाटर कंटेंट मौजूद होता है। कैल्शियम ऑक्साइड डालने के बाद उसको, कैल्शियम ऑक्साइड जब डाला जाता है वो कोई सेलेक्ट लाइम बन के क्या होता है कि वो बाकी वाटर को रिमूव कर देता है, वाटर को। तो ये 99.9% प्योर अल्कोहल हो जाता है, जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के मैं बता रहा हूँ कि इथाइल अल्कोहल कितनी तरह के होते हैं। एक रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है जो इतनी % अल्कोहल होता है, और एक एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है जो 99.9% इथेनॉल जिसके अंदर मौजूद होता है, मैक्सिमम प्योरिटी उसके अंदर होती है। और एक हमारे पास डीनेचर्ड अल्कोहल होता है। मिथेनॉल के टॉपिक में मैंने आपको बताया था, मिथाइलेटेड स्पिरिट भी उसको हम कहते हैं। इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, ये टॉक्सिक जहरीला होता है कि स्कूलों में और इंडस्ट्रीज में अगर आपको अल्कोहल को देना है तो हम डायरेक्ट नहीं बेच देते, क्योंकि तो पीने के लिए इस्तेमाल होगा ना, ये तो शराब होगा, नशा तारी होगा, इससे लोग उसको गलत इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा, इसको टॉक्सिक जानबूझ के बनाया जाता है। कैसे? 85% इथेनॉल होगा, 11% वाटर और 4% मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल जो टॉक्सिक नेचर का होता है स्पिरिट, वो डालने के जब मिक्स करते हैं तो बन जाते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, मिथाइलेटेड स्पिरिट। फिर इसको स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंडस्ट्री में दे दिया जाता है ताकि कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट या कोई भी इसको इस्तेमाल ना कर पाए शराब की नीयत से या पीने की नीयत से। तो जो स्कूलों में आता है वो डीनेचर्ड अल्कोहल या मिथाइलेटेड स्पिरिट आता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द ग्रेट इंडस्ट्री ऑफ मेकिंग अल्कोहल्स, कि हाउ द अल्कोहल्स आर मेड एंड व्हाट टाइप ऑफ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस, कि किस तरह से फर्मेंटेशन होती है और किस तरह से स्टार्च के जरिए हम जो है वो अल्कोहल को बनाते हैं, अल्कोहल की हम फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है सारी चीज़ें फिलहाल इसमें जो चीज़ें बताई मैंने। सो कि नेक्स्ट हमारे पास, अभी तो हमने स्टार्च से बनाना सीखा कि स्टार्च से हम कैसे बनाते हैं अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरह से मोलेसिस से बनाया जाता है। सेकंड है फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस। मोलेसिस की फर्मेंटेशन से हम कैसे बना सकते हैं अल्कोहल को। अब स्टार्च और मोलेसिस में फ़र्क होता है। मोलेसिस किसे कहते हैं? मोलेसिस इज एक्चुअली नॉन क्रिस्टलाइन केन शुगर सिरप, या केन सिरप भी इसको हम कह सकते हैं। कि शुगर मिल के अंदर, शुगर फैक्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है बच्चों के, उसमें हम जो है वो शुगर केन के सिरप को इस्तेमाल करके हम उसको क्रिस्टलाइज करते हैं। जब उसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो वो क्या होता है, गुड़ की सूरत इख्तियार कर लेता है, ब्राउन शुगर बन जाता है। फिर उसको फर्दर जो है वो हम उसके अंदर से डिकलराइज करके उसको हम नॉर्मल शुगर जो है ऑर्डिनरी शुगर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन आप याद करें, लाजमी याद रखें कि सारा का सारा जो शुगर केन का सिरप है ना, वो क्रिस्टलाइज नहीं होता। कुछ ऐसा होता है जो नॉन क्रिस्टलाइन, जो क्रिस्टलाइन होने से रह जाता है, जो लिक्विड स्टेट में रह जाता है, थिक सा, गाढ़ा सा, ब्राउन कलर का विस्कस सा लिक्विड होता है, उसी को कहा जाता है मोलेसिस। शुगर इंडस्ट्री के अंदर बड़ी तादाद में मोलेसिस की प्रोडक्शन होती है। अब उस मोलेसिस को, चूंकि उसे चीनी तो बना नहीं सकते, क्रिस्टलाइन हो रहा नहीं वो, तो फिर हम उस मोलेसिस को क्या करते हैं, चूंकि मोलेसिस है तो वो C12H2O11 कार्बोहाइड्रेट ही है, सक्रोस है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी फर्मेंटेशन करके उसको भी हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन एक बात याद रखने की है कि मोलेसिस की फर्मेंटेशन से जो अल्कोहल प्रोड्यूस होगा उसको हम ड्रिंकिंग पर्पस से इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको एज अ बेवरेज इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसको शराब बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी फर्दर इंडस्ट्रियल यूजेस वगैरह के लिए हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि मोलेसिस खुद एक ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है, C12H22O11 पॉलीसैकेराइड नहीं होता, यही आपके पास है सक्रोस, और जिसका फार्मूला है मोलेसिस, इसी को हम कहते हैं।
इसको बस फर्दर क्या करना है कि डिकम्पोज करके मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करना है, देन उसके बाद अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एक स्टेप यहाँ से मिसिंग है, ठीक है। तो सेम वही स्टेप है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सक्रोज में या मोलासिस में ईस्ट को ऐड किया जाएगा। ईस्ट क्या करेगा, अब चूंकि सक्रोज पे अटैक कर रहा है, सक्रोज और माल्टोज का एक ही फॉर्मूला होता है, मैंने बताया ना, सोमर है दोनों दूसरे के, तो वो सक्रेज निकालेगा। सक्रेज क्या करेगा, उस सक्रोज को कन्वर्ट कर देगा जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अच्छा, पहले क्या हो रहा था, सिर्फ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था, अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों में कन्वर्ट होगा। C6H12O6, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज इट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रक्टोज। दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है, जैसे सक्रोज और माल्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, सेम फॉर्मूले पे डिफरेंट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल वैसे ही ग्लूकोज और जो है वो फ्रक्टोज भी एक दूसरे का आइसोमर है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, उसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। चैप्टर 10 केमिस्ट्री ऑफ लाइफ जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोकेमिस्ट्री, तो मैं आपको समझाऊंगा उसके स्ट्रक्चर में कि कैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर स्ट्रक्चर का डिफरेंस आता है। अभी हमारा टॉपिक नहीं है वो, ठीक है। तो क्या होता है कि एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल बनता है, जबकि स्टार्च के अंदर दोनों ही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन रहे थे। अब क्या होता है कि देन ईस्ट एक और एंजाइम सेक्रेट करता है, जाइमेस। वो जाइमेस क्या करता है, इस ग्लूकोज फ्रक्टोज को कन्वर्ट कर लेता है अल्कोहल के अंदर, फिर वही कि कार्बन डाइऑक्साइड बबल्स की सूरत में बाहर आता है। तो उसका ये मतलब हो गया कि आप स्टार्च से भी बना सकते हैं अल्कोहल को और मोलेसिस से भी बना सकते हैं। स्टार्च में ये होता है एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है उसके अंदर, चूंकि उसमें पॉलीसेकेराइड को पहले ओलिगोसेकेराइड बनाना पड़ता है, और यहाँ ओलिगोसेकेराइड पहले से मौजूद होता है मोलेसिस के अंदर, सक्रोज जिसको हम कहते हैं। बात समझ आ रही है? तो अगर आपसे पेपर में स्टार्च के जरिए बोलेंगे तो वो भी एक प्रोसेस है, और अगर आपसे मोलेसिस के जरिए बोलेंगे तो वो एक अलग प्रोसेस है, ठीक है। इसमें नॉन क्रिस्टलाइन केन सिरप जो होता है, गन्ने का ऐसा रस जो क्रिस्टलाइज नहीं हो पाया, उससे हम बना रहे होते हैं शराब को, क्योंकि वो भी कार्बोहाइड्रेट है। हर तरह के कार्बोहाइड्रेट को फर्मेंटेशन के थ्रू हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फर्मेंटेशन प्रोसेस से। सही है भाई?